इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूं, एक बात जो आपके जहन में आनी चाहिए, एक सवाल कि ये क़िबला व काबा मौलवी साहब खासा पढ़ा लिखा मुअज़्ज़ज़ साहिब इल्म शख्स है, इसको शर्म नहीं आती है कोठे पे नौकरी कर रहा है? और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार, घर वाले यहीं आकर उससे मिल रहे हैं। Isn't he an outcast from his own family कि तुम देखो तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो? This is something very strange। अगर आप सोचिए कि आज किसी के बारे में ये शुबा भी हो जाए कि इसका ताल्लुक खुदा ना खास्ता उस रेड लाइट एरिया से है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट स्टिग्मा। He would or she would be a social outcast। इन मौलवी साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, ये उस माशरे का ज़वाल है, बल्कि कहना चाहिए कि यही उस माशरे का ज़वाल है। ज़वाल, डिटेरेशन, डाउनफॉल, डिग्रेडेशन, द डाउनस्लाइड। वो माशरा क्यों तबाह हो गया? इसीलिए कि उस माशरे ने इन चीज़ों को कबूल कर लिया। असल में आप परेशान ना हो कि मैं इस कदर मुस्करा कर आपको ये इतनी खौफनाक हकीकत क्यों बयान कर रहा हूँ। मसला ये है कि ये एक साहब मेरे सामने कैमरे के पीछे बैठे हुए, और चूंकि आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं देख सकता हूँ। सो कमिंग बैक टू द थिंग, ये उस माशरे के ज़वाल की वजह थी कि उन्होंने, या उस माशरे की एलीट ने, अशराफिया ने एक 100% गलत बात को, बुरी बात को कबूल कर लिया। बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया क्या? गलत को गलत कहना छोड़ दिया क्या? और जब कोई माशरा बुराई में इस तरह फंस जाए कि उसके लिए बुराई, गुनाह, कोई इमोरल एक्टिविटी अपने मानी खो दे, जहां गाने बजाने वाले माशरे के अहम तरीन लोग बन जाएं, तो वो माशरा तबाही हुआ करता है। किसी अच्छे से शायर ने, मेरा ख्याल है इकबाल ने कहा था कि मैं शेर की तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ शेर सुना रहा हूँ, जिसने समझ लिया, ना समझे कोई बात नहीं। इकबाल का शेर था कि आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सिना अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर। मेरा ख्याल है मैं इसको ट्रांसलेट कर ही दूं। Let me tell you the destiny of a nation. It goes to the heights of glory on the strength of weapons, Shamshir Sina. Once it's active, once it's proactive, it attains heights, and it goes to the depths of misery once it has acclimatized itself to Taus Rubab, the musical instruments. So, लखनऊ का माशरा अब तलवार का धनी नहीं, बल्कि सितार का मुश्ताक है। और यही इस माशरे का ज़वाल था। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हो रहा है। उनके लिए
यहाँ काम करना, इस जगह रहना इसीलिए बाइस से तहकीर नहीं कि वो माशरा इस पेशे को बुरा समझ ही नहीं रहा। और आखिरकार यही बात उस माशरे को ले बैठी। मैं आपको अपने इर्द गिर्द भी एक नज़र डालने की दावत देता हूँ। गौर कीजिएगा और सोचिएगा। कमिंग बैक टू द नॉवल, उमराव ये कहती है कि उसे अरबी फ़ारसी सिखाई गई। अरबी किसी हद तक, फ़ारसी इंतहाई डिटेल्स में, उर्दू पढ़ना लिखना सिखाई गई। और उमराव की मख्फी सलाहियतें, हिडन टैलेंट्स यहीं उभर के सामने आए। उमराव अपनी शेर व शायरी से दिलचस्पी और बाद में आने वाली महारत को मौलवी साहब के ही खाते में डालती है। वो ये कहती है कि ये माशरा शायरी को जितनी अहमियत दे रहा था वो इसका एक मनफी पहलू भी था और एक मस्बत पहलू भी। यही बात इस माशरे का अरूज भी थी और फ़नून लतीफ़ा से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा शगफ इस माशरे का मनफी पहलू भी बन गया था। फ़नून लतीफ़ा, द फाइन आर्ट्स, द वे दैट सोसाइटी हैड taken those fine arts to heart eventually led to the downfall. इसलिए ये सारे अवामिल हमने इस चैप्टर से देखे। उमराव का सीखने का शौक़, खानम का बेहतरीन मौसीकी सिखाने पर इसरार, मौलवी साहब का किरदार, और आखिरी बात उमराव के हवाले से ये कि वो मास्टर साहब को, मौलवी साहब को जिस कदर एहतराम से याद करती है, ये बात उमराव की एहसान शनास होने की दलील है। उसके साथ जिसने भी कोई भलाई की वो उसको बहुत इज्जत, बहुत एहतराम और बहुत अक़ीदत से याद करती है, वो खानम हो वो मौलवी साहब हो। और यहाँ आके हमारा तीसरा चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर 4 थोड़ा सा तवील है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पढ़ कर आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।